स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में कि कैसी क्या नदियां हैं, यहाँ पर क्या है, और इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इस वीडियो के आपको कई पार्ट भी मिले। तो पहला तो ये कि मध्य प्रदेश में नदियों की प्रकृति कैसी है। तो मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति जो है वो प्रायद्वीपीय होती है। अब ये प्रायद्वीपीय का मतलब है तो ऐसी नदियाँ जो वर्षा के ऊपर पूरी डिपेंडेंट होती हैं। कैसी नदियाँ? ऐसी नदियाँ जो वर्षा के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि एक चीज़ और है इसके बारे में कि सबसे ज़्यादा जो नदियाँ बहती हैं वो मध्य प्रदेश में ही बहती हैं। अपने पूरे देश से सबसे ज़्यादा जो नदियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में ही बहती हैं। तो ये तो हो गए 2 पॉइंट। अब तीसरा है कि नामोदास नामोदास किस नदी का नाम है? नामोदास किस नदी का नाम है? तो नामोदास नाम है हमारी नर्मदा नदी का। किसका नाम है? नर्मदा नदी का। और इसे नामोदास कहा किसने था? तो इसे कहा था विद टॉलमी ने। किन्होंने? विद टॉलमी ने इसे नामोदास कहा था। ठीक है। और रामायण में इसे क्या कहा गया है? तो रामायण में इस नदी को रेवा कहा गया है। क्या कहा गया है? रेवा। रामायण में इस नदी को रेवा कहा गया है। और अन्य नाम भी इसके हैं कुछ, जैसे मैकल सुता नाम है और सोमोदेवी नाम है। ये सभी नर्मदा नदी के नाम हैं जो अलग अलग समय पर इसको कहा गया है। अब नर्मदा जो नदी है वो कितने किलोमीटर में बहती है? ठीक है। या देखिए, अब टोटल तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में गिरने तक टोटल ये 1312 किलोमीटर का सफ़र करती है। कितना? 1312 किलोमीटर। लेकिन ये मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सिर्फ 1077 किलोमीटर ही चलती है। इसके अलावा 161 किलोमीटर ये गुजरात में चलती है। कहाँ चलती है? गुजरात में। हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की। ठीक है। अब इसका अप्रवाह क्षेत्र कितना है? नर्मदा नदी का अप्रवाह क्षेत्र। ठीक है। तो इसका कुल अप्रवाह क्षेत्र है 93,180 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 93,180 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। मतलब ये मध्य प्रदेश का 89.8% क्षेत्र है। ठीक है। और महाराष्ट्र में भी है इसका प्रवाह क्षेत्र। महाराष्ट्र में है 2.7% और गुजरात में भी है। गुजरात में है 8.5%। अभी बात हो रही है नर्मदा नदी की। अब बात करते हैं कि कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। ठीक है। तो कई जलप्रपात हैं जो नर्मदा नदी बनाती है। जैसे अपने उद्गम स्थल से कुछ दूरी पर ये कपिलधारा, कपिलधारा, उसके बाद दुग्धधारा, फिर जबलपुर के पास धुआंधार। ये सभी जलप्रपातों के नाम हैं। फिर आता है धुआंधार, कहाँ है? जबलपुर के पास।
फिर आता है हमारा महेश्वर, तो महेश्वर के पास सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा। फिर हंडिया से बड़वार के करीब मंधार, कहाँ? हंडिया से बड़वाह के करीब मंधार। और दर्दी जलप्रपातों, किसका? दर्दी। इन सभी किस्म के जलप्रपातों का ये निर्माण करती है। कौन करती है? नर्मदा नदी। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन है कि इसकी सहायक नदियां कितनी हैं? नर्मदा की सहायक नदियां हैं वो कितनी हैं? तो नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं। कितनी? 41 सहायक नदियां हैं। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है ये किसी नदी के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है। ठीक है। तो नर्मदा नदी पहला तो है कि ये डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, पहली चीज। ठीक है। ये निर्माण करती है एस्चुअरी का, जिसको ज्वारंधमुख भी कहा जाता है। ये एस्चुअरी का निर्माण करती है जिसको ज्वारंधमुख भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ताप्ती नदी की। ठीक है। यहाँ पे नर्मदा नदी हमारी पूरी हो गई है। अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो महू से होता है। कहाँ से? महू। और ये जो है चंबल नदी, इसको ताप्ती नदी का निर्माण जो है वो बैतूल से होता है। ताप्ती नदी का निर्माण बैतूल से होता है। और कहाँ पर होता है ये एग्जैक्ट जगह? तो ये होता है बैतूल जिले के पास मुल्ताई नगर से, मुल्ताई नगर से होता है। और ये कहाँ गिरती है? ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी में ये नदी गिरती है। अब बात आती है चंबल नदी की। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम है महू। ठीक है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। और महू ये जो कि इंदौर के पास है। कहाँ है? इंदौर के पास है। और इसका मेन जो है वो होता है जाना पाव नामक पहाड़ी जो है उससे, जाना पाव नामक पहाड़ी जो है वहाँ से इसका होता है। और ये चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी। ठीक है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। अब यमुना कहाँ बहती है? तो यमुना जो है वो इटावा के पास ये जाके यमुना में मिल जाती है। अब बात करते हैं कि पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं? तो ताप्ती, साबरमती, लूनी, ये सभी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। और अंत में जाके ये अरब सागर में मिल जाती हैं। अंत में जाकर ये सभी अरब सागर में मिल जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग
कि यमुना जो है वो गंगा की सहायक है। यमुना जो है वो गंगा की सहायक है। गंगा तथा गोदावरी पूर्व की ओर बढ़ती हैं। गंगा और गोदावरी ये सभी कहाँ जाती हैं? दोनों ये जाती हैं पूर्व की तरफ। ये पूर्व की तरफ जाती हैं। और पूर्व की तरफ क्या है? पूर्व की तरफ है बंगाल की खाड़ी। पूर्व की तरफ जाती हैं और पूर्व की तरफ है बंगाल की खाड़ी, और वहीं जाकर ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है। ताप्ती नदी जो है वो कहाँ जाती है? तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी अरब सागर में। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। अब आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि हमारा जो अमरकंटक है, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ये पढ़ा है। पर अमरकंटक से एक और नदी का उद्गम भी होता है जिसका नाम है सोन नदी। क्या? सोन नदी। और इन दोनों के बीच में 3 किलोमीटर का ही फर्क है उद्गम स्थानों के बीच में। ठीक है। अब ऐसी नदी का नाम बताओ जो नर्मदा के समांतर बहती है। तो नर्मदा के समांतर बहती है हमारी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो नर्मदा के समांतर बहती है। अब बात आती है कि चुलिया झरने में, क्या चुलिया झरने में कौन सी नदी का पानी गिरता है या किस नदी का पानी गिरता है? तो चंबल नदी का। चुलिया झरने में चंबल नदी का पानी गिरता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है कुमरा गांव। क्या? कुमरा गांव बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। और ये कहाँ पर है? तो ये है रायसेन जिले में। कहाँ पर? रायसेन जिले में। और ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है। अब शिवपुरी से कुनुवर्धन शिखर से वर्धा तथा लखना से गार नदी निकलती है। अब देखो शिवपुरी से कौन सी नदी निकलती है? तो शिवपुरी से कौन से पर्वत से? कुनुवर्धन शिखर। कुनुवर्धन शिखर से निकलती है वर्धा। कौन सी नदी? वर्धा। और लखना से, लखना भी एक जगह का नाम है, लखना से गार नदी निकलती है। लखना से गार नदी निकलती है। अब बात आती है कि खड्डदस्युओं की आश्रय स्थली। खड्डदस्युओं की आश्रय स्थली किसे कहा जाता है? तो इसे चंबल नदी को कहा जाता है। खड्डदस्युओं की आश्रय स्थली चंबल नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख नदियों की लंबाइयाँ कितनी हैं। तो चंबल की लंबाई है 965 किलोमीटर। उसके बाद आती है ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर। फिर आती है सोन की लंबाई है 780 किलोमीटर। फिर आती है
बेतवा की लंबाई है 480 किलोमीटर। फिर आती है नर्मदा, नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। उसके बाद आती है क्षिप्रा, क्षिप्रा की लंबाई है 195 किलोमीटर। फिर आती है काली सिंध, काली सिंध की लंबाई है 150 किलोमीटर। तो ये थी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाइयाँ। ठीक है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण की ओर बैनगंगा बहती है। दक्षिण की ओर बैनगंगा नदी बहती है। बाकी चाहे आपकी चंबल हो, सोन हो, बेतवा हो, केन हो, काली सिंध हो व पार्वती हो, ये सभी उत्तर की तरफ बहती हैं और पश्चिम की तरफ बहती है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो इस वीडियो में नदियों से संबंधित यहीं तक। इसके बाद इस वीडियो का अगले पार्ट का इंतज़ार आप ज़रूर करें। पार्ट 2 में हम लोग कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो भी नदियों के बारे में प्रश्नोत्तर बचे हुए हैं उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया जाए। क्या है, यहाँ पे हम लोग आप लोगों को बहुत डिटेल्ड में नदियों के बारे में पढ़ा रहे हैं और प्रश्नों के बीच में जो भी बीच का भी जो नॉलेज है वो भी आपको बराबर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल चंबल नदी की लंबाई कितनी उतना बोल दिया, नहीं, पूरी नदियों की लंबाई बताई, उससे जुड़ी हुई चीज़ें बताएं और एक दूसरे से ये कैसे मिलती जुलती हैं ये सब चीज़ें बताएं। इस वजह से ये वीडियो थोड़े से लेंदी हो रहे हैं, पर मेरा ये वादा है कि सिर्फ एक वीडियो से ही आपको नदियों का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो आपको इसका नदियों का ही पार्ट 2 मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।